प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्या बात है। तो अभी जो हमारे पास है वो मांग नहीं सकते। हमारी कंपनी में ओनली प्रेम को ही एंट्री है, नफरत को एंट्री नहीं है। अगर ये गरीबी देखी, उनको ही अमेरिका आनंद है। वाह। उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता। डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है, एक भी बार झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ देवे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं बैठा हूं एंटरप्रेन्योर, सोशल फिगर, रिलीजियस फिगर, भगवत गीता के ज्ञाता, डायमंड में इंडिया के सबसे बड़े घरानों में से एक, वैल्यूज के बहुत बड़े प्रचारक गोविंद भाई ढोलकिया के साथ, जो हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज यहां पर जो आपको लेसन्स मिलने वाले हैं, आपके फैमिली को चलाने का तरीका बदल जाएगा, आपके बच्चों को देखने और हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। आज जो यहाँ आपको लेसन्स मिलेंगे, आज आपका बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा। आगे आपको बोलूं उसके पहले एक बार प्रणाम कर लो। गोविंद काका प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं और मैं इनकी क्या तारीफ करूं। स्वयं रतन टाटा जी इनके घर तक आए हैं, उन्होंने इनके वैल्यू सिस्टम को देखा है। इनके द्वारा जो संतोखबा अवार्ड दिया जाता है उसको देने के लिए प्रेसिडेंट आते हैं, बड़े बड़े लोग उसको लेने आते हैं। मैं जब इनसे पहली बात कर रहा था, मेरे को लगा इनके जो फैमिली की वैल्यूज है वो क्रांतिकारी है। तो आज तक आपने उज्जवल पाटनी चैनल में देखा होगा, ये बिजनेस का वीडियो है और ये लाइफ का वीडियो है। आज पहली बार बिजनेस और लाइफ का कॉम्बिनेशन वीडियो देखने जा रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में 6वीं पास 7वीं पास से इन्होंने अपने जीवन शुरू किया और आज दुनिया में 100 देशों से ज्यादा में डायमंड का कारोबार है, और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली वैल्यूज के साथ। चलिए, मेरे को मालूम है अभी मेरा हर एक शब्द आपके लिए एक्स्ट्रा है और आप सोच रहे होंगे जल्दी से काका से बात शुरू की जाए। गोविंद काका, आज आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, पूरे देश में इस वक्त आपके घर के यंगस्टर्स के वीडियोस अलग अलग रील शॉर्ट्स के माध्यम से जा रहे हैं, और आप अपने घर में जितने बच्चे होते हैं वो जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आप किसी को 30 दिन का काला पानी, किसी को 45 दिन का काला पानी, जहाँ पे इतने अरबपति परिवार के होते हुए भी उनको आप ट्रेन में स्लीपर से अनजान जगह भेज देते हैं 2 जोड़ी कपड़ा देके, और गरीबों की तरह उनको वहाँ पे नौकरियाँ करनी पड़ती है 1-1.5 महीने बिना अपनी पहचान बताए। इसके पीछे सोच क्या है? मैं मानता हूँ कि अगर ये गरीबी देखी, उनको ही अमेरिका आनंद है। वाह। हाँ। क्यों कि जब गरीबी नहीं देखी तो अमीरी तो एक ही, तो एक्साइट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। उसको तो हर दिन हमारे को एक्साइट रहता है। हाँ। क्योंकि मैंने 6 आने में 37 पैसे में लंच लिया हमारे गांव लाठी में। 3 रोटी शाक दाल भात मिलता था 6 आने में, और मैंने $325 में 20,000 का डिनर लिया रशिया में 97 में, क्योंकि रशिया में कोई वेजिटेरियन कोई चीज मिलता नहीं। तो हम एक अमेरिकन 5 स्टार होटल थी, इसमें लंच के बुफे लंच में गए तो $325 में खाया गया तो फ्रूट। वहां तो सब नॉनवेज था, कोई खा नहीं सकते। तो सुख दुख मन का खेल है। पैसे से ही सुख मिलता है, इससे झूठी कोई बात ही नहीं है। मैं मेरा जीवन की बात बोलूं, पैसा जरूरत है, पैसा है वो साधन देता है। पैसा है तो अपने कैमरा मिला, हमारा रिकॉर्डिंग हो सका, हम मिले। पैसा है तो कार मिली, हम जा सकते हैं। मगर पैसा ही सुख देते हैं, इससे गलत कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा भतीजा एक सऊजी भाई ढोलकिया है, हम दोनों चाचा भतीजा एक विचार का है। तो हमने 20 साल पहले सोचा कि बच्चे को हम कैसे ऐसे करें कि उनको मालूम होवे कि ऐसा भी काम करना पड़ता है। तो सोच से पहला 1 वीक भेजा दूसरी सिटी में, फिर उस करते करते 5-6 वीक बराबर हमको लगा। तो अभी हमारा 20 साल में 28 बच्चा एक करके आए हैं। ये हमारा पूरा फैमिली में अभियान है। त्रिवेंद्रम में पहुंच के गुजराती समाज का पूछा तो उसने बोला इल्ले मैं भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। जो बचेगा उसमें क्या बात कर रहे हो? तो अभी आपको ये सुन के लगा होगा कि क्यों आज उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर
एक शख्सियत के साथ मैं इतनी देर बात कर रहा हूँ, ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता। मेरे को अक्सर ये पूरा स्कूल कॉलेज एक थ्योरेटिकल एजुकेशन की तरह लगता है। और जब वो उस गरीबी को सामने देखते होंगे, कितने पैसे देते हैं आप उनको एक बच्चे? 5,000। 5,000 में उसको कितने दिन रहना है? नहीं, 1 महीना रहने का, मगर बढ़ा के आने का। और मतलब 5,000 आप दे रहे हैं, उसी 5,000 में उसको रहना खाना सब कुछ है, और उसके बाद उसको बढ़ा के आने, क्योंकि वहां कमानी करने का नहीं जाके। तो कहाँ बच्चे जो अच्छे सक्षम घर के बच्चे रहते, वो 1 और 2 दिन महज स्टे में जाके 5,000 उड़ा देंगे, होटल का 2,500 पर डे, 5,000 पर डे। ऐसे में जब 5,000 में 1 महीने से ज्यादा रहना है, उसमें हमारा सब बच्चा तो फरारी वाला, ये देखो मर्सिडीज, BMW, वो तो है ही, मगर ये सब है। और वहां जाके ये पूरा दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया। मतलब आप सोच के देखो कि एक तरफ बच्चे घर में रोल्स रॉयस चला रहे हैं, फरारी चला रहे हैं, मर्सिडीज, BMW चला रहे हैं। मैं इनके घर में खुद आया, टेस्ला मेरे को पिकअप करने आया। इंडिया में आज कितनी कम टेस्ला है। और उसके बाद वही बच्चा स्लीपर में जाता है, स्लीपर में, और 2 जोड़ी कपड़ा लेके दो जोड़ी, वो भी पुराना एकदम, वर्कर, ताकि वो गरीब दिखे, मतलब वो ऐसा नीडी दिखे, नीडी दिखे। ओह, और ये सब छोड़ के वो जाता है और एक बेसिक फोन लेके जाता है। आज मैं इंडिया के और पूरी दुनिया के सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ जो ये शो देख रहे हैं, इससे बड़ा लेसन आपको दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी फैमिली कोचिंग हो रही है इस वक्त जो यहाँ है। यदि हम वाकई में अपने बच्चों का भला चाहते हैं, यदि हम ट्रूली उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि हम उनको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मनी सिखाना चाहते हैं, दिस इज द वे। अभी हमने फैमिली वैल्यूज पे बात की, और कहीं ना कहीं अभी ना आप भीतर से हिल गए होंगे। आपको लग रहा होगा क्या मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कर पाऊंगा? चलिए 1 मिनट उस सोच को एक साइड रख के व्यापार पे चलते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि व्यापार में ट्रिक आनी चाहिए, व्यापार में चालाकी आनी चाहिए, व्यापार में प्रॉफिट एक मोटो होना चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। गोविंद काका का व्यापार मतलब SRK ग्रुप, ये लगभग 100 देशों में काम करता है, और $1.8 बिलियन थोड़ा बहुत प्लस माइनस इनका टर्नओवर है। काका एक बात बताइए, जिस तरीके से आप फैमिली वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं, क्या आपके बिजनेस में भी इसी तरीके की कोई स्ट्रिक्ट वैल्यूज हैं? आप ऐसा क्या करते हैं अपने कर्मचारियों के साथ जो यूनिक है? और मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को बता दूं, अब जो लेसन आपको मिलने जा रहा है, हो सकता है इस लेसन से आपके व्यापार करने का तरीका चेंज हो जाए। प्लीज काका। ऐसा है उज्जवल भाई, जब हमने फैक्ट्री 1970 में शुरू की, हाँ, तभी लेबर से पहला माल लाया, जो हमने किसी ने, हमारा पुराना मित्र था, उसने दिलवाया। तो उसमें हमारे को जो वेट घिसते घिसते बचते हैं वेट, वो 28% बचना चाहिए, मगर हमारे बचा 34%। क्यों? हमने खुद काम किया और नुकसान कोई नहीं आया, इसलिए ज्यादा आया, ज्यादा बच गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। 28 के अलावा 34। तो मैं जब जिसने मेरे को माल दिलवाया था उसको बताया, दिखाया, तो वो बोला कि आप ऐसा इतना तो ज्यादा वेट नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा भी कैसे, हम तो दे ही नहीं सकते, हमारे को तो 28 ही आते हैं। तो हमने बोला फिर मैं तो ये के बड़ा डायमंड लेके छोटा डाल दो। मैंने बोला मैं गलत तो काम करता नहीं, करूंगा नहीं, क्योंकि मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में हूँ। डोंगरे जी महाराज का प्रभाव क्या था कि डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि पैसे के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, भाग्य में वो तो पैसा तो आएगा। तो मैं, हमारा डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ देवे। क्या बात। तो झूठ नहीं, फिर भी पैसा तो आया। आज जब कंपनी रजिस्टर हुई 6000 नंबर पर थी, हमारे आगे 6000 कंपनियां थी, और आज टॉप 3 में आ गई। तो ये भगवान और पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे देखो कि ये स्टार्टिंग से होता है, ऐसा नहीं कि आज करते हैं। क्या बात है।
नहीं तो आप अपने कंपनी में अभी और कौन कौन सी वैल्यूज का पालन करते हैं? जैसे आपके जितने एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आप क्या करते हैं? क्योंकि सिर्फ आपके अंदर एथिक्स होने से तो SRK पूरा कल्चर नहीं बन पाएगा, वो कल्चर आपने नीचे तक पहुंचाया होगा। तो और क्या क्या होता है कंपनी के अंदर? क्योंकि इस शो को देश में हजारों बिजनेस ओनर्स देखेंगे, तो शायद उनको मार्गदर्शन मिलेगा कि मैं क्या करूं अपने बिजनेस में। ऐसा है, उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता। तो उदार बनना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उनको बहुत उदार बनना चाहिए। नंबर 1, मेरे को फायदा इसलिए मिला है। उदारता मीन्स क्या? पैसा बांटो ये नहीं, सब कुछ बांटने का। हमारे पास विद्या है, विद्या बांटो। हमारे पास पैसा है, पैसा बांटो। हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू बांटो। तो हमारे पास जो कुछ है ये बांटने की बात है। समय है, समय बांटो। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे जो साथ काम कर रहे हैं उसको हम ज्यादा करके, हमारे कंपनी में पगार का पी बोलने का मना है 60 साल से। अच्छा, कोई पगार का डिस्कस नहीं कर सकते। जब आवे तभी भी नहीं, जाए तभी भी नहीं। ये क्यों? कि हमको मालूम है कि उनको कितना देना चाहिए और हम उनकी जो लायकात होती है इससे 10-20% ज़्यादा देते हैं। अगर कोई हमारा वर्कर ले गया तो हमको परेशानी नहीं हुए, चिंता नहीं हुई कि अच्छा आदमी चला गया, क्योंकि हम उनकी लायकात से 10-20% ज़्यादा ही देते हैं। उसके हिसाब से क्या हुआ कि हमारे को 50 साल में कभी वर्कर प्रॉब्लम नहीं आया। हमारे वेटिंग ही रहता है, वेटिंग पर 50 साल से। तो पूरी दुनिया में उद्योगों को हायरिंग का चैलेंज है, एट्रिशन बिजनेस, यही बात है। उदार बनो। अरे वाह! देखो, ऐसा वखान करने के लिए नहीं, मगर 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया। उनकी स्टोरी मेरी बुक में भी है, सब कुछ है। तो वो टाइम पर हमने जो वर्करों को बांटा था, जैसे हमने सैलरी, तो उनके हिसाब से हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा नहीं था। तो 2007 में SRK कंपनी टॉप 25 में थी। 2009 में टॉप 5 में आ गई। क्यों? कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था। सब लोग बोला कि ये डूब जाएंगे, ये बहुत होशियारी करते हैं, सबने एम्प्लॉइज को हटाया था, प्रोडक्शन कम किया तो था। ये बात है कि ये उदार रखने से अभी देखो ना, कोरोना में हमने 3 महीना 3.5 महीना फैक्ट्री कंप्लीटली बंद था। सब लोग गांव चले गए, खेत में होते, कोई भी उनका सैलरी 1 तारीख को उनका अकाउंट में आ जाता था। तो ये तो एम्प्लॉइज को याद रह गया होगा कि हम घर में एम्प्लॉय को तो याद है ही, मगर हम एम्प्लॉय को कितना याद है, उनको अच्छा बुरा लगे इसके लिए नहीं करते। हम तो भगवान को क्या लगता है, भगवान के लिए करते हैं। वाह वाह! मतलब ये कितने बड़े बड़े लेसन है। अभी मेरे अंदर ही विचार आ रहा है कि मैंने कभी किसी चीज के लिए ऐसे डिडक्ट किया होगा, वैसे डिडक्ट किया होगा, तो ये सब गड़बड़ है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए व्यापार करना है। अच्छा, मुझसे कोई कह रहा था कि आपके यहाँ जितने हजारों एम्प्लॉय हैं, ये कोई भी पान गुटखा या मतलब कोई व्यसन नहीं करते, ये क्या चीज है? नहीं, देखो ये क्या है कि मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में, इसलिए डोंगरे जी महाराज ये व्यसन क्या होता है उसको बराबर दिखाते हैं कि भाई देखो, आउटलाइन का जो धंधा हमको नहीं करना चाहिए, तो जो मानव के अनुकूल नहीं है, तो उसमें वो 4 वस्तु रखता था, मांस, मदिरा, मोहिनी एंड जुआ। ये 4 नहीं आना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी, ये मेरी है। अगर जो जुआ खेलने का लत हो गई अपने बेटे को, बच्चे को, जनरेशन को, तो आपने 2 पीढ़ी कमाया, 3 कमाया, 4 जनरेशन कमाया, एक रात का खेल है, सब खत्म। लेकिन ये चीज आप एम्प्लॉय में कैसे डालते हैं? देखो, एम्प्लॉय में एक रात में नहीं हो जाती। सब लोग हमारे साथ रहते थे और मैंने बोला ऐसे सलाह सूचन तो कभी देते नहीं, मगर पेपर में कभी आया कि मुंह बिगड़ गया, ऑपरेशन हो गया, गुटखा खाने वाला का क्या हाल हो गया, तो ये हम वहां पोस्टर लगा देते थे और नीचे लगता था, देखो बेचारा, कहाँ अपना नंबर न लग जाए, बस इतना ही लिखने का, दूसरा कुछ नहीं। तो ऐसे करके 2-3 साल तक ऐसा वातावरण बनाया। फिर सबको बोला कि अभी ये जो इतनी बुरी बात है, तो हम आप सब लोग हमारा बेटा है, तो अभी ये दिवाली के 1 साल आपको हम देते हैं
नेक्स्ट दिवाली में कोई गुटखा हमारे वहाँ कोई तम्बाकू नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 1 साल आपको हम देते हैं, आप प्रॉपर हो जाओ। तो यदि कोई तम्बाकू गुटखा खाते पकड़ा गया तो अच्छा, इसलिए मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले उनको फिर हमने बोर्ड लगा दिया कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो हमारे पास अच्छा, व्यसन छोड़ो या कंपनी छोड़ो। अच्छा। तो 7,000 लोग हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। सऊजी भाई के वहाँ भी 6-7 हजार काम कर रहे हैं। हम दोनों चाचा भतीजे का वहाँ ये 14,000 लोग को व्यसन मुक्त है। तो ये जो उनको कहता है पकड़ा जाए, तो ऐसा नहीं कि हमको उनका बुरा करने का है, वो हमारा दुश्मन है। अगर पकड़ा गया तो हम बोलते हैं कि आज तू एक लेटर लिख के दे दे, और भगवान को एक लेटर लिख। तो भगवान को कि मेरे को मरने की कितनी जरूरत है, मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी तू वादा कर कि अभी मैं नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा भी 1-2 हुआ कि आप हमारे लिए बहुत भगवान है, बहुत अच्छे बोलते, मेरे से नहीं जाएगा, मैं अभी जाता हूँ, मेरे से वो नहीं रहेगा। वो चला गया बेचारा, दया कर, वो रोते रोते गए, मगर वो बोला कि मैं नहीं कर सकता, मालूम नहीं, मैं आदत पड़ी है, आदत ऐसी है। तो ऐसा भी होता है, मगर ज्यादा करके हम उनको शर्म में डालते हैं और वात्सल्य लागणी से लेते हैं, प्रेम से कि तू मेरा बेटा है, तू क्या कर, देखो अपना 3 भाई, आगे किसी को प्रॉब्लम हुआ उसका नाम देते हैं, तूने उसका नहीं देखा, और भी तेरे को मरने की जल्दी हो गई है, तू तेरी वाइफ का तो देख, तेरा बच्चे का तो देख, हमारा कुछ देखने का नहीं है। इमोशनली हम उनको सब करते हैं। 6-7 हजार आदमी आज आपके यहाँ कोई व्यसन नहीं, सात्विक लोग का मिलावड़ा। हमारी कंपनी में आप जब आएंगे तो वहां ओनली प्रेम को ही एंट्री है, नफरत को एंट्री नहीं है। हमारी कंपनी में कोई भी ऊंचा आवाज से बात नहीं कर सकता, झगड़ा की तो बात ही नहीं। अपशब्द 50 साल से एक भी बार फैक्ट्री में अपशब्द नहीं आया होगा। तो कोई एकदम सात्विक लोग का मिलावड़ा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपस में झगड़ा नहीं कर सकते। सात्विक लोग का मिलावड़ा या वो सब अंदर आके सात्विक हो गए? ना, सात्विक नहीं होता, वो निकल भी जाते हैं, दोनों है। अच्छा, वो भी जाते हैं, वो जो सात्विक होता है वो ही सेट होते हैं, दोनों होता है। बिजनेस करने का नया तरीका सीखिए। बिना बेईमानी के व्यापार हो सकता है, दूसरों को फायदा करा के, विन विन करा के व्यापार हो सकता है, एम्प्लॉय को अपनी फैमिली बनाकर व्यापार हो सकता है, और जिस कल्चर की कल्पना भी असंभव है, जो दुनिया की कोई बुक नहीं सिखा सकती, वो कल्चर कैसे पैदा करे, आज यहाँ पर हमारे सामने एक एंटरप्रेन्योर कम संत कहूंगा इनको, संत सिखा रहे हैं। अमेजिंग लेसन काका, मजा आ गया। मैं पहली बार जब फैमिली कोच के रूप में ढोलकिया परिवार में आया तो मैंने देखा घर में खूब सारे छोटे छोटे बच्चे थे और माँ बाप भी सबके यंग दिख रहे थे। तो मैंने एक सवाल किया कि इतने छोटे छोटे बच्चे किसके हैं? तो पता चला कि यहाँ पर जितने भी कपल है, हर कपल यंग एज में ही 3 किड्स करता है। और ये इतनी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि एक तरफ हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अभी अभी ऐसा चल रहा है, नो किड्स, मेरा भी अपना जीवन है, करियर है, फिर कहीं 1 किड पॉलिसी चल रही है, 2 किड भी उसमें रेयरिटी हो चुकी है। ऐसे में काका के परिवार में हर यंगस्टर 3 किड क्यों करता है और इसके पीछे क्या सोच है, ये आज अपने को काका से समझना होगा ताकि हम अपनी जिंदगी की वैसी प्लानिंग कर सकें। और ये बहुत सारे जो न्यू कपल है ना, आपके लिए शॉकर की तरह आने वाला है, जरा ध्यान से सुनना। उज्जवल भाई, ऐसे कहानी है कि 30-35 साल पहले मैं बंबई से सुबह शताब्दी एक्सप्रेस में सूरत आ रहा था। वलसाड स्टेशन पर हमारी ट्रेन ठहरी तो सामने एक लोकल ट्रेन में एक कपल था, पुअर पीपल, उसको 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बच्ची थी 6 साल की, छोटा बच्चा था 6 महीना का। तो मैंने ऐसा मेरे मगज में आया कि ये भारत हमको बनाने का है, क्योंकि उनको 4 बच्चा है, उनके पास कोई उनको देखभाल के लिए जगह नहीं है, साधन नहीं है, तो हम ये बनाएंगे। तो हमने बोला कि हमको भी मिनिमम 4 बच्चा बनाना चाहिए, सब उज्जवल याद को।
तो हमारा फैमिली में तो बनाना ही चाहिए। तो फिर मैंने शुरू किया, हमारा 300 डॉक्टर, हमारा एरिया का जो है, मेरा सब ग्रुप है डॉक्टर का, 700 का पहले से 30-35 साल से, 300 डॉक्टर को फैमिली के साथ बुलाया और सबको बोला कि आपको 3-3, 4-4 बच्चा करने का है। आप बोलेंगे कि अंकल आप पागल हो गए, तो मैं पागल नहीं हुआ, मगर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप अगर बनाएंगे ना तो आपका पेशेंट जो है उसको उनको आप राय देंगे कि हमको भी ये भारत बनाने का है। भारत में अगर घर में जो बच्चा 3-4 नहीं होगा तो कैसे आपस में झगड़ा करेगा, उसका कैसे वो बढ़ेगा, IQ कैसे आगे आएगा, तो अपनापन कौन रहेगा, लागणी कहाँ है, सुख दुख में कौन साथ में रहेगा। तो फिर हमने हमारा फैमिली में सबको इकट्ठा करते बोल दिया कि हमारा फैमिली में मिनिमम 4 बच्चा हमको चाहिए। तो सब लोग ने तभी 4 बच्चा चाहिए। तो तभी सब लोग ने बोला कि अंकल 4 तो नहीं, बस 3 जरूर करेंगे, पर 4 भी है, मगर 3 से कम कोई नहीं। अभी तो मेरा कितना चले वो मालूम नहीं, मगर भगवान की कृपा से हमारा पूरा फैमिली में, पूरा ग्रुप में 3 की एवरेज चल रही है। तो इसमें ये सोच भी है ना कि यदि अच्छे लोग, अच्छी कल्चर्ड फैमिली, सक्षम फैमिली यदि बच्चे पैदा करेंगी तो उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन लेंगे, देश को अच्छे नागरिक के रूप में मिलेंगे। क्या ये भी सोच इसके पीछे? देखो, ये सब मान्यता है कि अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो ही बेटा आगे आएगा। अलाभाई गांधी जी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लक्ष्मी मित्तल भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये गोविंद काका भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि अच्छी स्कूल होगी तो ही एजुकेशन होगा। ये तो एजुकेशन तो अपना हृदय से निकलता है, माँ बाप से निकलता है, फैमिली से निकलता है। हाँ, स्कूल सपोर्ट कर सकती है, मगर मैं मानता हूँ सक्षम लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए कि जिनके पास साधन नहीं हो। नहीं, सक्षम लोगों से ज्यादा करना चाहिए। देखो कि भाई बच्चे को संभाल करने का और मजदूरी करने का है, और 4 बच्चे वो करेगा तो उसको मुश्किल आएगा। उनको 2 ही करना चाहिए, उनको 2 ही करना चाहिए। क्योंकि उनको नहीं, मगर जब समृद्ध वाला है, प्रॉब्लम तो समृद्ध वाले को, वो तो 4 बेचारा अभी भी पुअर पीपल तो अभी भी 4 करते हैं। ये प्रॉब्लम है कि ये सब जो पढ़ा लिखा आया, ये साधन संपन्न आया, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए, मगर उनको मालूम नहीं है कि मेरे को दया आती है उनको देख के। मैं सबको समझाता हूँ कि भगवान हमको गिफ्ट देते हैं। बच्चा मीन्स गिफ्ट, ये हम तो बना नहीं सकते, साइंस तो उनको बना नहीं सकते, तो बना सकते हैं नेचर, नेचुरली है। और भगवान नेचुरली बच्चा दे रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। तो इतना मैं ज्यादा करके बोलूं तो इतना अज्ञान है आम जनता कि ये भगवान की गिफ्ट को भी नहीं समझते कि भगवान हमको गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट तो हमको लेनी चाहिए, या भगवान का भी अपराध कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। माइंड ब्लोइंग। आगे एक बात बताइए, अब आप 75 ईयर्स के हो गए, तो क्या अब आप रिटायर हो रहे हैं कि अभी भी आपके सपने बचे? मेरे को तो आपकी बात सुन के लग रहा है कि अभी आप 75 तो महज एक नंबर। नहीं, देखो, सपने कोई भी नहीं है मेरा, मगर मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पूरे पहले से, सब लोग मेरे को सेमिनार में क्वेश्चन करते हैं कि आपने पहला क्या विजन किया था, क्या मैंने बोला कि एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर आता है, उसमें बोलते हैं कि मैं चलता गया, कारवा बनता गया। मेरी लाइफ ऐसी है। क्योंकि हम दोनों फ्रेंड एक बार बैठे ट्रेन में, साथ में जाते थे, उसको तो 20 साल हो गया, तो हम दोनों बात कर रहे थे कि हम जब 1970 में एक ऑफिस में हम आमने सामने बैठे थे, आपने मेरी 500-600 रुपया का माल लिया, मैंने 600 रुपया का माल बेचा, वो हम दोनों बैठे थे, तब अभी भगवान आ जाता हमारी बार कि आप बहुत अच्छे दोनों हैं, तो मैं मांग क्या मांगेंगे? तो अभी जो हमारी पास है वो मांग नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्या तभी मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, उसके बिना तो हम रह जाते। भगवान साक्षात आए होंगे तो भी, तो इससे भी ज्यादा मिला है, अमूल्य इतना मिल गया है। ये तो ये क्या है कि मैं डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधार लो। उनका मीनिंग है यू फॉरगेट पास्ट,
क्योंकि साक्षात भगवान आवे तो पास्ट को वापस नहीं ला सकते, तो उनको भूल जाओ। यू डोंट वरी फॉर फ्यूचर। व्हाई? जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उनका फ्यूचर अच्छा ही होता है। तो एक एक दिन करके हफ्ता बनता है, हफ्ता हफ्ता करके महीना बनता है, वैसे तो हर दिन को कंप्लीटली जियो और हर दिन अपनी पूरी ताकत लगाओ। पूरी ताकत लगाओ। आज हमारा हाथ में है ना, आज जी लो, भरपूर जीवो। बिगेस्ट लेसन, जितने भी लोग टुमारो आगे करूंगा, भविष्य में करूंगा, आज को जियो। हर आज में आज अपनी पूरी ताकत लगाओगे और रात को सोते वक्त जब अपने दिन को देखोगे और गर्व महसूस होगा कि क्या जिया है आज का दिन, तो अपने आप अगले कई दिन राइट हो जाएंगे। मुझसे कोई मिला कहीं और वो आपके बारे में बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि आप किसी जगह, एक जगह आप रोज बैठते हैं और कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी दान या मदद लेने आता है तो आप करते हैं, और आप कोई भी बच्चों को स्कॉलरशिप अगर देने के पहले गीता का कोई टेस्ट लेते हैं। वो क्या चीज है? ये 20 साल पहले की बात है। एक बच्चा आया कि मेरे को पढ़ने का है, वो 7 में था, तो मेरे को जरूरत है। तो मैंने बोला ये बच्चा पैसा वाला है, कैसा जरूरत है मालूम नहीं पड़ता। एकदम मगज में से निकल गया, चल तू एक गिटार का अध्याय पक्का करके ला, मैं तेरे को मदद करूंगा। तो वो दूसरे दिन करके आया। तो मैंने बोला बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट होता है, ये एक अध्याय पक्का करने महीना लगता है, उनको एक दिन लगता है। तो फिर मैंने उनको बोला देखो कितना तेरा फी है? वह 3000। चलो 3000 हर साल ले जाने का। तो हमने उनको दे दिया। फिर लगा कि अभी कोई भी स्टूडेंट आवे हम यही बोलेंगे। तो देखो आज 30,000 स्टूडेंट ऐसा है, 30,000 उसने गीता का अध्याय पक्का किया है। तो उसने, और कहीं ऐसे है 30-40 कि जिसने पूरी गीता मौखिक की है। कैसे? कि एक अध्याय पक्का किया, हमने उनको कि हर साल तो पढ़े तब तक हम 5,000 देंगे। वो बोले कि मेरे को तो 9,000 फी है सर, बहुत चाहिए। ओके ऐसा है, चलो अभी तो 18 अध्याय बाकी है, जितना अध्याय पक्का कर इतना 5,000, चलो करके आ। तो फिर वो करते लगते हैं, और जब उनका 9-10 अध्याय हो जाता है फिर मैं पहचान जाता हूँ कि उनकी जरूरत बहुत सही है। तो फिर उनको बोलता हूँ अभी तेरे को गीता पक्की होवे नहीं होवे कोई हरकत नहीं, मगर तेरी को अच्छी जरूरत है। अभी मैंने तेरे को दत्तक ले लिया, अभी तेरे को कुछ भी करने का, जहां पढ़ने का जितना पढ़े न पढ़ो। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, जीवन है, ये है चैरिटी विथ पर्पस। कि चैरिटी भी हुई, उसी चैरिटी के बहाने उसने गीता भी पढ़ी, गीता उसके सोच के अंदर गई, उससे उसके जीने का तरीका बदला, वो सात्विक हुआ, वो और ज्यादा फोकस्ड हुआ। तो हमने सिर्फ उसकी जरूरत पूरी नहीं की, उस इंसान को बदल दिया। अमेजिंग, अमेजिंग। लोग आपकी इतनी सुनते क्यों है? वो डर के कारण सुनते हैं, उम्र के कारण सुनते क्यों है? आधे घर परेशान है। पिताजी बोलेंगे बच्चे आजकल की नहीं सुनते हैं, कोई और बोलेगा कि आजकल यंगस्टर किसी की नहीं सुनते। ये रहस्य खाली प्रेम का है, ओनली लव। क्यों? कि मैं जब वर्कर था 1968 में, तो रविवार के दिन हम 3 फ्रेंड सिटी में घूमने के लिए, रजा थी आफ्टरनून, तो हम घूमने को गया। वहाँ एक डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा चल रही थी। तो उनका आवाज मेरे कान पर आया, मेरे को समाधि लग गई। वो आज मालूम था कि वो समाधि थी, तभी कुछ मालूम पता था कि समाधि। हाँ। मैं वहां बैठ गया। कथा में क्या आया कि ये संसार का नियम है, ये भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है, आप जो कुछ भी दो वो आपको अनेक गुना वापस मिलता है। तो उसने बोला कि आप किसी को पैसा दो, आपको पैसा मिलेगा। आप किसी को मान दो, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप किसी को गालियां दो, आपको गालियां मिलेगी। आप किसी को प्रेम दो, आपको प्रेम मिलेगा। आप नफरत दो, नफरत मिलेगी। फिर वो बोला कि आप आपका हृदय को पूछो कि आपको मान सम्मान अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा, मैं बहुत, क्योंकि अभी सब बच्चे को जितना हम मान सम्मान देते वो टाइम पर 50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने बोला मेरे को बहुत पसंद है। तो बोला कि आपको भरपूर मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करने का है, आप सबको मान देने को सीखो। कैसे? तो एग्जाम्पल दिया कि आप हिमालय में चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां हैं, वहां जाके अगर कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा। वहां जाके कोई अगर बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश तेरा। ऐसे
आप जो भी देते हैं आपको मिलता है, तो आप मान सम्मान सबको दो, आपको मिलेगा। क्या आप एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे? क्या आपको शुरू से संपत्ति विरासत में मिली थी कि ये सब आपने खुद क्रिएट किया? थोड़ा अपनी अर्ली जर्नी के बारे में बताइए। मैं तो ऐसे किसान पुत्र हूँ। अच्छा। और वेस्ट गुजरात में, सौराष्ट्र में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में दुधाला करके गांव है। बहुत छोटा गांव, 700 की आबादी। तभी गांव में 1 से 4 स्कूल, और तभी एकदम में हम लोग आदिवासी जैसा जीवन 1 से 4 स्कूल मतलब 4th क्लास तक? ओनली 4th क्लास। अच्छा। गांव में। तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मैं तो 7वीं तक पढ़ा, मगर 5, 6, 7 तालुका लाठी चल के नंगे पैर 3 साल गए। अच्छा। और 11 साल एक पैर ने चप्पल नहीं देखा। 7 साल तक हमने सड्डी भी नहीं पहनी। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं पहनी, गांव में कोई नहीं पहनता था। जब स्कूले जा रहे तब पहली बार सड्डी पहनता था। अच्छा। ये कल्चर था। अभी लगता है कि ऐसा कोई होता है। हाँ। तभी सब ऐसे ही रहते थे। तो ये आदिवासी जैसा जीवन था, मैं बोल दूं। हाँ। तो ये लाइफ जो जीवन जिया, तो उसके बाद यहाँ आया तो मैं, हमारी कंपनी का अभी एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। अच्छा। क्यों? कि मैं प्रैक्टिकल हूँ। तो यहाँ मैंने 6 साल फैक्ट्री में सूरत में काम किया, 1964 टू 1970। 14 घंटा ए डे। सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी, रात को 8 बजे बंद होती थी। हमारी अकेली फैक्ट्री नहीं, पूरा सूरत में ऐसा रिवाज था। सब डायमंड की फैक्ट्री 14 घंटा चलती थी। 14 घंटा काम करने के बाद इतना हैप्पीनेस, इतना हलवा बल्का फुल्का एंजॉय रहता था। क्यों? पैसा ज्यादा आता था, और खेत में काम 14 घंटा तो करते थे, मगर ऊपर छत नहीं थी। तो वहाँ तो धूप में रहने का, 43 डिग्री में। यहाँ सूरत आया, ऊपर छत थी, तभी कोई फैन, एयर कंडीशन ऐसा कुछ नहीं था, मगर ये छत थी, उसका आनंद था। तो 14 घंटा के बाद भी एकदम आनंद आता था। तो इसलिए प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस मीन्स ये प्रॉब्लम गांव में था, इसलिए ये फैक्ट्री में काम किया। उसमें प्रॉब्लम था, इसलिए आज हम 10 घंटा आज भी काम करते हैं 75 की उम्र में। क्यों? कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। पहला प्रॉब्लम था, इसलिए प्रोग्रेस हुआ। आप यंग एट 75 है। धन्यवाद। इस वक्त मेरे हाथ में गोविंद भाई ढोलकिया जी की ऑटोबायोग्राफी है, और टाइटल कितना ब्यूटीफुल है। बिजनेस और लाइफ एक साथ आ गई। डायमंड्स आर फॉरएवर, सो आर मोरल्स। जैसे डायमंड्स अजर अमर है, वैसे ही सिद्धांत भी अजर अमर है। तो ऐसे में मुझे कई बार लगता है काका कि जिंदगी घूम के आती है, जो मेहनत करते हैं। तो मैं जब आपकी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ताज स्टोरी वाली, ताज होटल से जुड़ी एक स्टोरी थी जो गजब की इंस्पायरिंग थी। मैं आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, जिनको लगता नहीं है कि हम कभी बहुत ऊंचे पहुंच पाएंगे या वो समृद्धि हासिल कर पाएंगे, मैं चाहता हूं आज आपके मुंह से लोग आपकी ताज होटल वाली स्टोरी सुने। उसमें उज्जवल भाई ऐसा हुआ कि 1968 में जब मैं वर्कर था, तो दिवाली के वेकेशन में हम 4 फ्रेंड साथ में फर्स्ट टाइम बम्बई घूमने को गया। गेटवे ऑफ इंडिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का मालूम को क्या है, कुछ मालूम नहीं था। सब लोग घूमने जाते, हम भी गए थे। तो वहां जाके हमने बोला कि ये बड़ी बिल्डिंग है, कौन है? तो बोला कि ताज होटल है। हमने सुना होटल, हम तो क्योंकि गांव में आज तक होटल में चाय की दुकान इतना ही समझते थे। तो होटल तो कि यहाँ तो फॉरेन का लोग आते हैं, ठहरते हैं। तो हमने बोला ये हमको देखने को मिले। तो एक भाई ने बताया, भाई उसमें आप लोग तो कोई चप्पल वाला है, वर्कर है, नहीं जा सकते, मगर एक है कि आप एक टैक्सी में बैठ के जाओ तो जा सकते हैं। तभी ताज होटल जो 7 फ्लोर की थी वही थी पुरानी, नहीं जो अभी 25 फ्लोर की बनी वो नहीं थी। एंट्री भी पीछे थी। तो हमने टैक्सी वाले को गेटवे ऑफ इंडिया बोला, अंदर तो छोड़ दे, तेरे को 1 रुपया दे दे। तभी मिनिमम चार्ज 80 पैसे थे टैक्सी का। तो 1 रुपया दिया, वो अंदर छोड़ने को आया, छोड़ा। सिक्योरिटी वाला ने सलाम किया, दरवाजा खोला, मगर कहाँ जाने का मालूम नहीं। हम चारों लोग चलते गए तो एक भाई हमारे पास आया जो वहाँ बिल्डिंग रिपेयरिंग कर रहा था ताज होटल का, और बताया कि ये जो सामने सीढ़ी है वहाँ होटल है, आप जाके वहाँ चाय बोल दे, टी बोलने का, टी। तो, ओके। तो हम चारों गए, भाई दरिया किनारे पे बैठ गए
और उसने बोला क्या, तो कि 2 टी हमने बोला, तो वो तो 2 लाया। मगर वो सब पहले जिंदगी में सोचा भी नहीं, देखा नहीं, पूरा ट्रे लेके आया, पानी लाया, दूध लाया और शक्कर की वो पड़ी की लाया और सब अलग अलग, चाय का पड़ी की लाया। अब क्या करने का मालूम नहीं। वो बोला आपने मंगवाया था चाय, वो पानी लेके क्यों आया, दूध लेके क्यों आया? फिर तो बोला 4 लोग बोलते हैं ना ऐसा करो, तो सब करने लगा। थोड़ा पानी डाला, थोड़ा दूध डाला, तो बोला कि अभी चाय तो कि ये पड़ी की में चाय होगी, तो पड़ी की तोड़ डाली, तोड़ के अंदर मतलब चाय पाउच डाली, फाड़ के चाय डाल दी अंदर। तो बोला कि अभी गवनी नहीं दिया, ऐसे क्या करेगा? चाय डल गई, पत्ती तो चलनी चाहिए तो छानने ये के लिए। एक मिक्स करके ये सब ने, फिर भी रकाबी में अहमदाबादी जैसे कप और रकाबी में चारों ने, दोनों ने प्लेट में पिया, प्लेट में पिया, दोनों ने कप में पिया, मगर पिया मिस सका थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो पीने जैसा तो था नहीं। 17-18 साल के लड़के ओपन शर्ट हमने बोला चप्पल पहन के क्या करता, हमने सोचा कि अभी हम ताज में आए तो फैक्ट्री में जाके तो कोई मानेंगे नहीं हमारी बात, तो वहां एक टिश्यू पेपर दिया था, उसमें गोल्डन में सिक्का लगा था ताज होटल, तो हमने ये चारों ने हमारा टिश्यू जेब में डाल दिया, सबूत कि हम ताज में गए थे। तो फिर वो गया, मगर ये बात महत्व की तब हुई कि 2003 में हम डी बियर्स का मेंबर्स बने, और बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है डायमंड मार्केट में उनका। तो हमारा सम्मान के करने के लिए पूरा मार्केट ने 800 लोग का एक बड़ा ताज होटल में वो रखा, फंक्शन रखा हमारा मान में। तो उसमें बैंक का सब चेयरमैन, डायरेक्टर, ऐसे सब लोग, बड़े बड़े लोग, डायमंड का सब व्यापारी, डायमंड का कहीं व्यापारी फॉरेन से भी आए थे, ये सब लोग बड़ा था। तो उसमें मैंने ये स्टोरी बताई कि देखो क्या ईश्वर का खेल है कि आप जहां ये आप लोग गोविंद भाई का अभिवादन कर रहे हैं, एक बार ये सामने ही दरवाजा है, वो जो रेस्टोरेंट में हमने चाय पी थी, और फिर मैंने पूरी स्टोरी बताई कि हम कैसे अंदर दाखिल हुए, क्या हुए। फिर हमने बोला देखो ये ईश्वर नीति क्या करती है कि जहां अपना एंट्री नहीं, वहां आज अभिवादन हो रहा है। तो सार ये लगे रहो, हर दिन को संपूर्णता में जियो, अपनी ताकत लगाओ। जहां एक दिन एंट्री नहीं थी, वहां पे आज आपका अभिवादन हो रहा है। अमेजिंग। कुछ लोगों की कहानियां हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ लोगों की कहानियां इधर उधर पढ़ते हैं, लेकिन नीचे से ऊंचाई की ये कहानी, और उतनी ऊंचाई पर पहुंच के भी इतना विनम्र रहने वाली कहानी, ये पूरी कहानी आज आप अपने सामने देख रहे हैं। एंड ये समझ लीजिए एक तरीके से आपका MBE है। MBA तो किताबी है, MBE मास्टर बाई एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस वक्त आप। ग्रेट। जो मेरे मन को लग रहा है, मैं जानता हूं इस वक्त तो आपके मन को लग रहा होगा कि बात करते ही जाओ, क्योंकि ये सब लेसन कहाँ किताबों में मिलते हैं। लेकिन इंटरव्यू की अपनी, टॉक शो की अपनी मर्यादा है कि हमको इसको खत्म करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो मैं 2 बहुत बड़े सवाल गोविंद भाई ढोलकिया से पूछना चाहूंगा। काका, मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए रियल लाइफ का, कि आज के एंटरप्रेन्योर को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस ऊंचाई पर ले जा सके, और जहां पे उसकी एंट्री नहीं है वहां पे उसका अभिवादन हो सके। तो आप मुझे एक वो लेसन बताइए। दूसरा, आपने अपने घर की यंग जनरेशन को अलग ही तरीके से नर्चर किया है, और मैं जानता हूँ ये इंटरव्यू सुन के बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि भाई हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ लेसन मुझे एंटरप्रेन्योर के दीजिए, आपकी गोविंद भाई ढोलकिया पर्सनल एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी से। नहीं। और कुछ लेसन मुझे यंगस्टर्स के लिए दीजिए। बस यंगस्टर के लिए सबसे पहला तो उनको ये मानने का है कि मेरा अच्छा मैं ही कर सकता हूं। वाओ। और अगर असफलता हुई, कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये दूसरे पर उनका इल्जाम मत लगाने का। तो जो अभी बोलते हैं माँ बाप जिम्मेदार है, स्कूल जिम्मेदार है, कोई नहीं, अपने लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मेरा अच्छा मैं ही कर सकता हूं। आप अपनी चॉइसेस आज चेंज करिए, आपकी लाइफ आज से चेंज होना शुरू हो जाए। परफेक्ट। दूसरा, इस दुनिया में बहुत काम, अभी एकदम खुला आकाश तक आप उड़ सकते हैं,
मगर कभी भी मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखने का। सही ढंग से हाँ। हम जो कर सकते, हमारी जो शक्ति है, यही सोचने का, उसके बाहर का नहीं सोचने का। एक एग्जाम्पल, कोई भी काम हम करें तो उसका मिनिमम 3 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी पास होना चाहिए। 1000 दिन कोई का। भी बिजनेस हम कोई करें। भी बिजनेस हम करें, हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, हाँ। 1000 दिन का, तो ही हम सफल होने का चांस 95% हो जाता है। मगर अगर दूसरा सब लोग करते हैं, मैं भी करूंगा, तो ज्यादा के ज्यादा करके असफलता ही मिलेगी। क्योंकि स्किल हमारी पास होनी चाहिए तो ही हम सफल होते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड आता है तभी वहां से कौन बाहर निकलता है? सफलता। जैसे देखो, कॉम्पिटिटर सब जगह पर है, मगर जैसे हरण को शिकार करने के लिए सिंह उसके पीछे पड़ते हैं, तो अगर हरण को बचने का है तो उसको सिंह की जो भी गति है उससे 1% भी बढ़ाने का चाहिए, तो ही वो बच सकता है। अगर सिंह को खुराक चाहिए, शिकार चाहिए, तो हरण की जो भी स्पीड है उससे वो सिंह को 1% भी स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो ही उनको शिकार मिलेगा। ऐसे हम जो काम कर रहे हैं, तो दूसरा कॉम्पिटिटर को हटाने का नहीं है, कॉम्पिटिटर को टिकाने का है। क्योंकि हमको उससे स्पीड हमारा बढ़ाने का है, अच्छा। हमारा बढ़ाने का है। हाँ। तो ये जो है स्किल वाला, तो ही काम करने का। और बिजनेस करने में बहुत पैसा हमको चाहिए, ये बात गलत है। कोई भी बिजनेस करो तो सबसे पहले वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही शुरू होती है। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाते हैं, उसमें थोड़ी भी सफलता मिले तो पैसा देने वाला बहुत आ जाएगा। तो पैसा आपो आप आएगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मगर आप स्किल के साथ, हार्ड वर्क के साथ, और ऑनेस्टी मस्ट बी इम्पोर्टेंट। कभी भी कितना भी उल्टा सुल्टा हो जाए, कोई गलत डिसीजन नहीं लेने का, गलत काम नहीं करने का, और गलत रूप से किसी को कोई झूठ नहीं बोलने का, तो अपना प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ेंगे 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 और सफलता का शिखर प्राप्त करेंगे। माइंड ब्लोइंग, गजब का लेसन, प्रैक्टिकल लेसन, डायरेक्ट लेसन। तो अमेजिंग बातचीत रही आज गोविंद काका से। और मुझे लगता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आज की ये टॉक कोर्स के रूप में दिखाई जाएगी। जो पूरे वेस्टर्न बिजनेस मेथड्स को हम पढ़ते हैं, उन वेस्टर्न बिजनेस मेथड्स में इमोशंस की बहुत कमी होती है, मोरल वैल्यूज की बहुत कमी होती है, फैमिली वैल्यूज की बहुत कमी होती है। हम वेस्टर्न्स को बहुत सारे और चीज़ों में, टेक में, मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के मेथड्स में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, हमारी अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ, हमारे अपने तरीके के कल्चर की स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आज हमको यहाँ पर पता चली। इस बुक में आप देखेंगे तो एक एक चीज़ जो इन्होंने ज़िंदगी में की है उसमें बहुत सारा कुछ आर्काइव्ड है, उनकी फोटोग्राफ्स लगी है। इसका मतलब सिस्टम विथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर गोविंद भाई ढोलकिया रहे। काका, आपसे बात करके मजा आ गया। इट वॉज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। और प्रभु से प्रार्थना है कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें और जीवन भर आपका हमारा प्रेम बना रहे और एक बड़े के रूप में आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू उज्जवल भाई, आपका भी प्यार हमारे साथ निर्दोष जो भाव है वही टिका रहे। और हम ऐसे आपसे मिलते, हमारे को कुछ भी अपडेट होगा, आप हमारे मिल से भी हो सकता है, तो अपने को ऐसे अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। अरस परस में आगे बढ़े। और सब जिसको मेरे को सामान्य मानस को आपने यहाँ तक पहुँचाया, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते नमस्ते। रेडी? इनको बोलना पड़ेगा, प्रणव भाई, पंकज भाई। परफेक्ट। चलो पानी वानी पिला दो काका को थोड़ा सा।